अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं वसीम अंजुम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल रियल कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। डियर स्टूडेंट, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हैं कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके गिर्द ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन रखते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो न्यूक्लियस जो है वो आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो आखिरी ऑर्बिट में जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूंकि नेगेटिव में रिपल्शन होती है, तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में रिपल्शन होती है और जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शंस है वो मुकम्मल तौर पे वैलेंस शेल पर अप्लाई नहीं होती। यानी उसका मुकम्मल इफेक्ट जो है वो न्यूक्लियस का मुकम्मल इफेक्ट वो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर नहीं होता इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करती है, जबकि न्यूक्लियस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो एक न्यूक्लियस की फुल फोर्स है वो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर नहीं लग सकती। इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। The decrease in the force of attraction exerted by the nucleus, जो न्यूक्लियस की exerted force के अंदर जो डिक्रीज आता है, जो कमी आती है ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल के अलावा बाकी जितने भी शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इस कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम शील्डिंग इफेक्ट का जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ग्रुप में देखेंगे। आमतौर पर ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है? यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं जिनका ताल्लुक एक ग्रुप से है, यानी अल्कली मेटल से इनका ताल्लुक है। लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटाशियम, ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं। आप लिथियम में जरा गौर करें तो इसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक ऑर्बिट है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और सोडियम के वैलेंस शेल को छोड़ के अगर हम अंदर देखें तो इसमें 2 ऑर्बिट्स हैं और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर हम पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम के जो इनर शेल हैं उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है और 3 ऑर्बिटल है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसमें जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाती है और उसी को हमने शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम दिया। तो चूंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है। As we move top to bottom in group, the number of electronic shells increase. The number of electronic shells increase होते जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक शेल है, 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल, 3 इलेक्ट्रॉनिक, इससे नीचे जाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल हो जाएंगे। So the number of electron in the inner shell also increase. जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं इनर शेल, तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज, एज अ रिजल्ट शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। अब हम पीरियड में देखते हैं। पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इस तरह अगर हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आप देखें कि इसमें भी इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एंड तक 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो सब में सेम है और एक ही ऑर्बिट है, एक ही शेल है, सब में इनर शेल एक ही इनर शेल है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि जब पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल रिमेन कांस्टेंट। इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट रहते हैं, सब में 2 इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट। इसी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट रहता है। इस डिस्कशन से हमने ये अंडरस्टैंड किया है कि अगर तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे
तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। अगर इनर शेल इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। लेकिन अगर इनर शेल इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। The magnitude of screening effect या shielding effect depends upon the number of inner shell electrons। तो inner shell electrons पर बेसिकली इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, वो उस पर डिपेंड करती है स्क्रीनिंग इफेक्ट की कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यही मैंने आपको अभी बताया। शील्डिंग इफेक्ट जो कांस्टेंट है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं जिसको हम सिग्मा कहते हैं। सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। The magnitude of sigma is determined by the Slater's rule। Slater रूल को यूज करते हुए हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आइए अब हम स्लैटर्स रूल के बारे में पढ़ते हैं कि स्लैटर रूल क्या है और इससे हम कैसे इसकी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्लैटर्स रूल। स्लैटर रूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो पहली बात हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आनी चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर मेरा लेक्चर यूट्यूब पर मौजूद है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझें, फिर स्लैटर्स रूल आपको समझ आ जाएगा। स्लैटर्स रूल को लिखने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कुछ इस तरह में लिखेंगे। इसमें किस तरह किया है कि इसमें जितने भी सब शेल्स हैं उनको शेल वाइज डिवाइड किया है। मतलब ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल के सब शेल्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, और ये चौथे के हैं और ये पांचवें के हैं। इसमें दूसरी मॉडिफिकेशन क्या की है, इसमें S और P को अलग रखा है और D और F को अलग अलग रखा है। आप देखें तो ये S और P को इकट्ठा रखा है। S और P तीसरे ऑर्बिटल के अंदर S, P और D तीनों होते हैं। तीसरे शेल के अंदर S, P और D तीनों होते हैं। इसमें S और P को अलग रखा और D को अलग, और चौथे में S, P, D, F चारों होती हैं, लेकिन S और P को इकट्ठा रखा है, लेकिन D और F को अलग अलग रखा है। तो इस तरह से इनका सीक्वेंस बनाएंगे। एक तो इनको शेल वाइज हमने अरेंज कर दिया कि ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल और ये चौथा शेल। ये जो पहले नंबर लिखा होता है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत डिटेल से बताया, ये जो पहले नंबर लिखा होता है ये नंबर ऑफ शेल को बता रहा होता है। तो इसके साथ नंबर 1 लिखा होना ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पहला शेल है। इसके साथ 2 लिखा होना ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दूसरा शेल है। इसके साथ ये 3 लिखा हुआ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये तीसरा शेल है और ये चौथा शेल है। तो हमने शेल वाइज इनको डिवाइड कर दिया, लेकिन S और P को इकट्ठा रखा है और D और F को अलग अलग रखा है। दूसरा एक चीज जो हम उस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करेंगे जिसके ऊपर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट को फाइंड कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे शेल में, उनको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं इनर शेल का जो इफेक्ट होता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट नहीं होता। इस बात को हम एक डायग्राम से समझते हैं। मिसाल के तौर पर इस डायग्राम में देखें कि हम इस इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग इफेक्ट फाइंड करना चाहते हैं। तो जब हम इस इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग इफेक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो इससे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी हम दूसरा जो ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को स्क्रीनिंग इफेक्ट को, ये शील्डिंग इफेक्ट को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसके बाहर जो तीसरा और चौथा ऑर्बिट है इसके इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट सिर्फ इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। आउटर इलेक्ट्रॉन की जिस इलेक्ट्रॉन पर हम शील्डिंग इफेक्ट फाइंड करना चाह रहे होते हैं उससे बाहर नहीं होता। और अगर हम मिसाल के तौर पर इस इलेक्ट्रॉन पर फाइंड करना चाहते हैं तो इसके बाहर सिर्फ ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर इसके शील्डिंग इफेक्ट पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसके इनर इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन 2 ऑर्बिट्स के हैं। ये वाला इनर नहीं है, ये आउटर हो जाएगा। तो आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका शील्डिंग इफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं होता, शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इग्नोर
कर देते हैं। जो है ना इंटरेस्टेड इलेक्ट्रॉन्स होता है जिस पर हम शील्डिंग इफेक्ट फाइंड करना चाह रहे होते हैं, उससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इग्नोर कर दिए जाएंगे। उसके अंदर वाले और उसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि सेम ऑर्बिट में भी उनका एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट होता है, तो इस सेम ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका इफेक्ट को कंसीडर किया जाएगा और जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे उनके इफेक्ट को कंसीडर किया जाता है। जिस इलेक्ट्रॉन पर हम शील्डिंग इफेक्ट फाइंड कर रहे होते हैं उसके बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते। आइडेंटिफाइंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट एंड इग्नोर ऑल द इलेक्ट्रॉन इन हायर ग्रुप, जो उससे बाहर, ग्रुप से मुराद है हायर ऑर्बिट, उससे ऊपर जितने भी होंगे उनको इग्नोर कर देंगे, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में आपको समझाया। दीज डू नॉट शील्ड इलेक्ट्रॉन इन लोअर ग्रुप, लोअर ग्रुप में उनका कोई शील्ड नहीं करते, कोई शील्डिंग इफेक्ट उनका नहीं होता। स्लॉटर रूल्स को दो केस में डिवाइड किया जाता है, एक फॉर NS और NP ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और दूसरा फॉर D और F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। इनके लिए इन दो केस में डिवाइड किया जाता है। पहले हम S और P ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए केस को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम ग्रुप शील्ड 0.35। अगर जो सेम इलेक्ट्रॉन यानी जिस इलेक्ट्रॉन्स को हम जो हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन्स है या इंटरेस्टेड इलेक्ट्रॉन है, उस ग्रुप के अंदर या उस ऑर्बिटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट होगा उसकी वैल्यू होगी 0.35। और अगर 1s सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी जैसे हाइड्रोजन और हीलियम में सिर्फ 1s ऑर्बिटल है, तो उसमें जो शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू होती है वो होती है 0.30, ये वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन विद इन द n-1 ग्रुप शील्ड 0.85। n-1 का मतलब n वो ऑर्बिटल होता है जिसमें हम वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, और n-1 मतलब उससे नीचे वाला जो लोअर ऑर्बिटल है वो, और उससे नीचे जो n-2 ऑर्बिटल होगा उसमें वैल्यू होगी 1.00, यानी 1 वैल्यू होगी शील्डिंग इफेक्ट की। जब D और F ऑर्बिटल की हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम ग्रुप 0.3, ये और ये वैल्यू दोनों सेम है। और इसके अलावा जो भी सेम ग्रुप के नीचे जितना, यानी उस ग्रुप में जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसके अलावा बाकी जितने भी लोअर एनर्जी ग्रुप होंगे उन सब की वैल्यू D और F के लिए 1 होगी। इसमें ये वाली 0.85 वैल्यू नहीं है, बल्कि जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिटल से नीचे जितने भी ऑर्बिटल होंगे उन सब में जो शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू होगी वो 1 होगी। इसमें जो सेम ऑर्बिटल होगा उससे जो नीचे होगा उसकी वैल्यू होगी 0.85 और उससे नीचे जितने भी होंगे वो उन सब की वैल्यू 1 होगी। स्लॉटर रूल को हम एक फिगर के जरिए, एक डायग्राम के जरिए समराइज करने की कोशिश करते हैं। इस फिगर में देखें आप कि S और P ऑर्बिटल की बात की गई है। S और P इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसमें जो अगर इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी वजह से ही जो n ऑर्बिटल है उसकी वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो 0.3 होगा, 0.35, और n-1 उसकी वजह से जो शील्ड होगा वो होगा 0.85, और n-2 हो, n-3 हो, n-4 हो, जो भी वैल्यू होगी इस वैल्यू के अलावा इससे जितने भी लोअर ऑर्बिटल होंगे उन सब में वैल्यू 1 होगी। लेकिन जब D और F इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी तो उसमें जो लास्ट यानी n ऑर्बिटल होगा उसमें n ऑर्बिटल उसमें उसकी वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो 0.35, ये और ये वैल्यू दोनों के लिए S और P दोनों के लिए सेम है। लेकिन इसके आखिरी शेल के अलावा यानी जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो हमारा इंटरेस्टेड इलेक्ट्रॉन है, उसके अलावा बाकी जितने भी शेल्स होंगे नीचे, हमने देखा था, मैंने पहले आपको डायग्राम से समझाया पीछे कि जो जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम स्टडी कर रहे हैं, जो हमारा इंटरेस्टेड इलेक्ट्रॉन है, उससे बाहर वाले ऑर्बिटल हमारे
हमारे लिए जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी वैल्यू को हमने कंसिडर नहीं करना। उससे जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है जिस पे हम शील्डिंग इफेक्ट को फाइंड करना चाह रहे हैं, उस ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, उससे बाहर वाले ऑर्बिटल की वैल्यू को फाइंड नहीं करना। तो जिस ऑर्बिटल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा n होता है, और उससे नीचे वाली वैल्यू n-1, और उससे नीचे n-2, और उससे नीचे वाली वैल्यू ऑर्बिटल की वैल्यू n-3 होती है। इन रूल्स को फॉलो करते हुए अब हम कुछ एलिमेंट्स के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ अल्कली मेटल्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड, आपको पता होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसे आखिरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स लिए हैं, एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। ये एक अल्कली मेटल, 3 अल्कली मेटल्स लिए। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 और इसका एटॉमिक नंबर 19 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मेरा लेक्चर देखें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना सीखें। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इसमें ही लिखी। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी शेल में 2 ही यहाँ पे शेल बनेंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हमारा इंटरेस्टेड इलेक्ट्रॉन है, इस पे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी अदर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो वैल्यू है जो वो इफेक्टिव नहीं होगी। जो ये n ऑर्बिटल है इसकी जो 0.35 वाली जो वैल्यू है वो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और उसी इलेक्ट्रॉन पे हम शील्डिंग इफेक्ट को फाइंड कर, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग इफेक्ट को हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो चूंकि और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये वाला इसके ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। तो और जो दूसरे शेल की वैल्यू है, दूसरे शेल में n-1 उसकी वैल्यू होती है 0.85। तो इसी वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। इस वैल्यू को यूज़ करते हुए चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.85 के साथ, तो ये वैल्यू आ गई 1.7। इसी तरह सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, और ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है इसके ऊपर तो हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे तो इसकी वैल्यू भी नहीं होगी। जबकि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये n-1 है, तो 8 को मैंने मल्टीप्लाई किया 8 मल्टीप्लाई बाय 0.85 और 2 जो है वो इससे यानी n-2 ऑर्बिटल में है, तो इस वजह से 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू हो गई है 8.8। इसी तरह पोटाशियम की वैल्यू फाइंड, पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में भी 8 और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये तो हमारा इंटरेस्टेड इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे यानी n वाली, क्योंकि इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसी के ऊपर हम इफेक्ट को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अगर एक से ज्यादा एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन हो यानी जिस इंटरेस्टेड इलेक्ट्रॉन के अलावा भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो उसकी वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे, तब हम 0.35 वैल्यू लेंगे। अदरवाइज अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है उसी के ऊपर हम शील्डिंग इफेक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं तो और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इस वजह से उसका इफेक्ट भी नहीं होगा। और इसमें हमारे ये n-1 है तो मैंने ये n-1 है तो ये n है तो ये n-1 है, इसको 0.85 से मल्टीप्लाई कर दिया। और मैंने बताया था कि n-1 के बाद जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उन सब की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो 8 और 2 10 हो गए, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16.8। इसी तरह हम एक ग्रुप को भी देख लेते हैं। सेकंड पीरियड ये ग्रुप की मैंने बात करी, अल्कली मेटल एक ग्रुप है
और एक पीरियड में भी हम यानी सेकंड पीरियड में भी देख लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, ये तो हम पहले मैंने फाइंड करना सिखा दिए। इसमें देखें बोरॉन, बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये जो वैलेंस है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा इंटरेस्टेड इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर हम शील्डिंग इफेक्ट को फाइंड करना चाह रहे हैं, और एक बाकी इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो उस एक इलेक्ट्रॉन के साथ मैंने 1 को 0.35 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो n की जो वैल्यू होती है, वैलेंस ऑर्बिटल जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है 0.35, तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी है। यहाँ इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था मैं इस वैल्यू से, क्योंकि आप देख रहे थे कि वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और यही हमारा इंटरेस्टेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हमारा इंटरेस्टेड इलेक्ट्रॉन है और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, इस वजह से इसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये n-1 है और n-1 में हमने 0.85 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास 2.05 इसका आंसर आ गया। इसी तरह बोरॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है और पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमारा इंटरेस्टेड इलेक्ट्रॉन है जिसपे हम शील्डिंग इफेक्ट के स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हैं, और इसलिए बाकी 2 को हम 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये n ऑर्बिटल है और ये n शेल है और ये क्या हो गया हमारे पास n-1 शेल हो गया। इसको हम 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे 2.40, ये वैल्यू आ जाएगी। ये सारी वैल्यू किसकी है? ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू है जो कि मैंने पहले आपको बताया जिसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। अब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में देखेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में मैं दोबारा से फिर आपको रिकॉल करवाता हूँ शील्डिंग इफेक्ट को। शील्डिंग इफेक्ट हमने क्या पढ़ा था कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो वो जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में जो न्यूक्लियर का जो चार्ज होता है उसके इफेक्ट में जो कमी आ जाती है, और कमी वो निकालने के बाद जो बाकी चार्ज बचता है, जो इसके ऊपर टोटल नेट चार्ज जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर लग रहा होता है, नेट चार्ज जो न्यूक्लियस की वजह से आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर लग रहा होता है, उसी को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जो चार्ज जिसको कमी आ जाती है उसको टोटल चार्ज में से अगर हम माइनस कर दें तो बाकी जो चार्ज बचता है उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। The reduced nuclear charge in turn effective nuclear charge and is represented by the Z star से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो फार्मूला है Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा से हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी जो शील्डिंग इफेक्ट, अगर शील्डिंग इफेक्ट को हम टोटल चार्ज न्यूक्लियस का जो टोटल चार्ज है, Z इज एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तो न्यूक्लियस के चार्ज को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम उसमें से शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है और Z इज द एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब होगा कि न्यूक्लियस पे टोटल कितना चार्ज होता है, उसको एक्सप्लेन किया। ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं पहले इस लेक्चर में कि जैसे जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं जिसमें एटॉमिक नंबर भी बताया गया है और स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी हमने कुछ एग्जाम्पल्स की फाइंड किए कुछ एलिमेंट्स के लिए। उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको फाइंड करेंगे। पहले हमने जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स लिए थे उसमें लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। इनका लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, Z की वैल्यू बेरिलियम की 4 और बोरॉन की 5, और इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू 1.7 और 2.05 और 2.40। इसमें हमने ये इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और Z माइनस इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू, इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दी तो 1.3 और इसकी वैल्यू आ गई 1.95 और इसकी वैल्यू आ गई 2.40। तो आप देख रहे हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो जैसे जैसे हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है। तो इससे हमने ये कि एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है। मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि साइज कम होता रहता है और न्यूक्लियस के आखिरी शेल न्यूक्लियस के करीब आता रहता है, और प्रोटॉन्स की तादाद भी बढ़ती है और आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह अब हम ग्रुप में देखते हैं। अगर हम ग्रुप में देखें, एक अल्कली मेटल्स का हमने ग्रुप लिया था, अल्कली ग्रुप, जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटाशियम की एग्जांपल हमने देखी थी। इनका एटॉमिक नंबर 3, 11 और 19 था। इसकी वैल्यू 1.7, 8.8 और 16.8 था। इन दो इस वैल्यू में से इसको माइनस किया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फाइंड करने के लिए, Z माइनस सिग्मा है, Z माइनस सिग्मा, ऊपर वाली वैल्यू में से ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अगर आप अलोंग द ग्रुप देखें तो इसकी वैल्यू भी 2.2, इसकी वैल्यू भी 2.2। तो जैसे जैसे हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो एक ग्रुप के अंदर जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। इन अ ग्रुप ऑफ नॉर्मल एलिमेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन ऑलमोस्ट द सेम वैल्यू रहती है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और थैंक यू वेरी मच।